हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और पॉलिटिकल साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे पावर रोल ऑफ राज्यसभा और राज्यसभा का कॉम्पोजिशन कैसा है, फंक्शन क्या है, पावर क्या है, या इसका जो कंपैरिजन है वो हम लोकसभा के साथ करेंगे कि लोकसभा के कंपैरिजन में जो राज्यसभा की पावर कैसे डिफरेंट है, रोल कैसे डिफरेंट है। लास्ट में हम क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे। ओके, सो ये डिटेल लेक्चर होने वाला है। तो वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आपको हेल्प हो रही है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नीचे कमेंट करना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। सो इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, रोल डिस्कस करेंगे, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज़ हैं रिलेटेड टू राज्यसभा, और हम स्पेशल पावर डिस्कस करेंगे। देन साथ ही लोकसभा के साथ डिस्कस करेंगे कि राज्यसभा की पावर इक्वल किस एरियाज़ में है और अनइक्वल किस एरियाज़ में है। तो इंडिया में आपको जैसे पता है कि हमने बाई कैमरलिज्म, हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो नेचर है दैट इज़ बाई कैमरलिज्म इन नेचर। इसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंस ऑफ टू हाउसेस। तो बाई कैमरलिज्म हमने दोनों ही लेवल पर अडॉप्ट किया है, सेंट्रल लेवल पर भी, स्टेट लेवल पर भी। ओके, सो सेंट्रल लेवल पर जो हमारी लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट, उसमें टू हाउसेज हैं। राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, लोकसभा जिसे हम लोअर हाउस कहते हैं। स्टेट लेवल पर हम देखें तो विधानसभा एंड विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, सो ये हो गया बाई कैमरलिज्म का कंसेप्ट। तो हमें इसमें डिस्कस करना है राज्यसभा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो आप अपने आंसर पे लिख सकते हो कि इंडियन पार्लियामेंट इज़ बाई कैमरल इन नेचर। इसका मतलब यही है, दो हाउसेस जो हमने ऑलरेडी देख लिया, अब मैं इसे डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगी। सो जो राज्यसभा है बेसिकली इट इज़ अ सेकेंड चैम्बर, जिसे हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं। और जो जो राज्यसभा है ये बेसिकली क्या करता है, जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ हैं इंडिया की, उनको रिप्रेजेंट करता है नेशनल लेवल पर, मतलब पार्लियामेंट पे या नेशनल लेवल पर प्रेजेंट करता है किसको, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ का। इट बेसिकली प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन। अब ये क्यों है, क्योंकि इंडिया में हमने फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया है। फेडरल सिस्टम मतलब जहाँ पर जो डिवीज़न ऑफ द पावर है किसके बीच में, सेंटर एंड स्टेट के बीच में। ओके, सो डिवीज़न ऑफ द पावर सेंटर और स्टेट के बीच में है। तो सेंटर पर जो स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, इनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है किसके द्वारा, राज्यसभा हाउस के द्वारा। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है। 238 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। 12 दीज आर द नॉमिनेटेड पीपल्स। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस कैटेगरीज़ में नॉमिनेशन होता है इन 12 मेंबर्स का, वो कैटेगरीज़ मुझे कमेंट करिएगा। ये इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, MCQs बनते हैं। सो मुझे कमेंट करके बताना गाइस। ओके, सो फोर्थ शेड्यूल ऑफ द जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें मेंशन है कि जो राज्यसभा की सीट्स हैं उसका एलोकेशन कैसे होगा अमंग द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो आप मेंशन कर सकते हो और आपको पता भी होनी चाहिए। ओरिजिन की बात करें कि जो राज्यसभा, ये जो सेकेंड चैम्बर है, इसका ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, इसके रूट्स हमें मिलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट थी 1918 की, जिसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 है, इसमें इसने एक बेस प्रोवाइड किया फॉर द सेकेंड फेडरल चैम्बर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। ओके, सो राज्यसभा एज द सेकेंड चैम्बर ऑफ द पार्लियामेंट बेसिकली इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। जैसे कि रिविजनरी हाउस, मतलब जब कोई बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उसको देखती है कि इसमें कहीं पे कुछ मतलब वो करेक्ट है कि नहीं, कोई लूप होल्स तो नहीं है, राइट। ये सारी चीज़, वीक एरियाज़ क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एरियाज़ क्या हैं, या जो देश के सभी सिटीजन्स हैं उनको, उनके इंटरेस्ट को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका राज्यसभा है, सेकेंड चैम्बर है, दिस इज अ परमानेंट हाउस। ओके, सो इट प्रोवाइड द कंटिन्यूटी इन द पॉलिसीज़। आपका लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है लेकिन राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ परमानेंट नेचर ऑफ द लोकसभा, जहाँ पर जो राज्यसभा है ये कभी डिसॉल्व नहीं होता,
इसमें क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम है जिसकी कंटिन्यूएशन बना रहता है और इस तरीके से ये पॉलिसीज़ को पॉलिटिकल सिस्टम में एक कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है। ओके, बट जो लोकसभा है, मान लीजिए डिसॉल्व हो गया, जो रूलिंग पार्टी है उसने अपनी मेजॉरिटी खो दी, या जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो पास हो गया, तो उस समय क्या हो जाएगा, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा ना भाई। इलेक्शन होगा, फिर गवर्नमेंट बनेगी, या फॉर एग्जांपल नया पीएम फिर से चुना जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फिर से बनेगी, तो वो पॉलिसी पैरालिसिस आ जाता है उस समय, या जो गवर्नेंस या एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम क्रिएट हो जाती है उस टाइम पर। ये आपको राज्यसभा में देखने को नहीं मिलेगा। तो हम जब पावर की बात करते हैं राज्यसभा की, या राज्यसभा की पोजीशन की बात करते हैं, तो हम इसको 3 कैटेगरीज में समझने की कोशिश करते हैं। इससे क्या होगा, आप इसको सिंपल वे में समझ पाएंगे और ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो जब कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक होता है ना, तो हमें उसे क्या करना चाहिए, ब्लॉक्स में ब्रेक करके समझना चाहिए। तो अगर आपको पोजीशन ऑफ द राज्यसभा को समझना है तो इसे आप 3 मेजर ब्लॉक में डिवाइड कर लो। पहला क्या है, इक्वल स्टेटस विद द लोकसभा, कि लोकसभा के कंपैरिजन में क्या इक्वल पावर मिली हुई है राज्यसभा को। तो आप पोजीशन का आइडिया लगा पाओगे कि राज्यसभा कहाँ स्टैंड कर रहा है। सेकंड, अनइक्वल पावर क्या है लोकसभा के कंपैरिजन में, तो आपको आइडिया लग जाएगा राज्यसभा के पोजीशन और स्टेटस का। स्पेशल पावर क्या है राज्यसभा की, ये आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपको ये आइडिया लगे कि पावर, फंक्शन, रोल क्या है राज्यसभा की। तो इन 3 सब कैटेगरी में हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो इक्वल स्टेटस की बात की जाए तो जैसे इन द केस ऑफ ऑर्डरनी बिल्स, सो जो ऑर्डरनी लेजिस्लेटिव बिल्स होते हैं ना, उसमें दोनों को इक्वल पावर्स होती है, मतलब किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, सेम मेजॉरिटी के साथ दोनों हाउस में पास होगा। ओके, इसके बाद से वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन या रिमूवल होता है, उसमें भी दोनों ही को सेम पावर है, इक्वल पावर है। लेकिन एक चीज़ ध्यान की रखने की बात है, जो वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है, जो इनिशिएशन है, वो सिर्फ राज्यसभा में होगा। ये स्पेशल पावर है। ओके, क्योंकि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, किसका, राज्यसभा का। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, रिमूव करना है, तो इससे संबंधित जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा, जो मोशन लाया जाएगा, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। लेकिन हाँ, दोनों हाउस की सहमति होगी उसको हटाने में। गेटिंग इट? तो ये स्पेशल पावर में आ जाएगा। बाकी जो इलेक्शन एंड रिमूवल है, उसमें दोनों हाउसेस इक्वली शामिल हैं। इसके बाद से प्रेसिडेंट का इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट हो गया, उसमें इक्वल पावर हो गई। मेकिंग ऑफ ऑर्डिनेंसेस, ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं, जब हाउसेस आपके सेशन में नहीं होते हैं, तो उस समय कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, ऐसी सिचुएशन बन गई कि आपको किसी पर्टिकुलर मैटर पर लॉ की ज़रूरत पड़ गई, और हाउस, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो सेशन में नहीं है, तो उस समय कैसे बनाया जाएगा लॉ। तो उस समय जो एग्जीक्यूटिव है वो ऑर्डिनेंसेस ले आती है। ओके, ये 6 मंथ्स के लिए वैलिड रहेंगे। तो ऑर्डिनेंसेस के थ्रू वो जो लीगल वैक्यूम है, जो लॉ वैक्यूम है, उसको फिल करने की कोशिश की जाती है। फिर जब हाउसेस सेशन में आ जाएंगे तो वो इस ऑर्डिनेंसेस को पास भी कर सकते हैं या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, इसे लॉ भी बना सकते हैं या रिजेक्ट भी हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया ऑर्डिनेंस। कमेंट में मुझे बताइएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में ऑर्डिनेंसेस के प्रोसीजर्स मिलते हैं। ओके, सो इसमें दोनों के इक्वल हैं। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर आप ये आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, ये एरियाज़ हैं जहाँ पर इक्वल पावर है। नेक्स्ट आते हैं अनइक्वल पावर टू द लोकसभा। तो इसे हम समझ लेते हैं कि कहाँ पर है। जब अनइक्वल स्टेटस की बात करें राज्यसभा का इन कंपैरिजन टू लोकसभा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया आता है मनी बिल। तो मनी बिल आपको पता है कि कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, लोकसभा में। ओके, मनी बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, तो यहाँ पर राज्यसभा की पावर कम होती आपको दिखेगी। ऊपर से जब मनी बिल को राज्यसभा के पास भेजा जाता है, तो राज्यसभा को उसे 14 डेज के अंदर अंदर वापस लोकसभा को भेजना पड़ता है। अगर राज्यसभा ने 14 डेज के अंदर नहीं भेजा, तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट पास माना जाएगा राज्यसभा से, कि राज्यसभा ने पास कर दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इन केस राज्यसभा इस मनी बिल में कुछ सजेशन देती है,
कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो वो लोकसभा पे डिपेंड करता है कि उन चेंजेस या अमेंडमेंट्स को वो एक्सेप्ट करती है या नहीं करते। तो मनी बिल के कंपैरिजन में आप देखेंगे कि राज्यसभा को बहुत ही कम पावर मिली हुई है। ज्वाइंट सिटिंग इसके द्वारा प्रिसाइडेड किया जाता है, जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है उसके द्वारा। ओके, जबकि ज्वाइंट सिटिंग में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट उसको प्रिसाइड कौन करता है? जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो। देन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। सो नेशनल इमरजेंसी को डिसकंटिन्यू करने के लिए लोकसभा में ही पास करा लिया जाता है, बाकी राज्यसभा की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पर। नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? जहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव होती है ना, जो गवर्नमेंट है, उसको जो लेजिस्लेचर है वहाँ पर अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी होती है। भाई जब वो मेजॉरिटी प्रूफ करेंगे तभी वो गवर्नमेंट में बने रहेंगे। ओके, अगर अपोजिशन को लगता है कि जो रूलिंग गवर्नमेंट है, रूलिंग पार्टी है, इसका कॉन्फिडेंस नहीं है या मेजॉरिटी नहीं है, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे। और अगर वो पास हो गया, फॉर एग्जांपल नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा। ओके, फिर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करेगी उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। क्यों? क्योंकि आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल है किसके प्रति? लोकसभा के प्रति इन पर्टिकुलर। ओके, सो ये अनइक्वल स्टेटस यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। ये कुछ पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी, स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं कि रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट का जो इनिशिएशन होता है वो राज्यसभा में लाया जाता है। आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 312। अब हम इसे डिटेल में समझते हैं इन तीनों पॉइंट्स को। ओके, ये स्पेशल पावर्स हो गए। सो स्पेशल पहला हो गया आपका आर्टिकल 249 जो हम बात कर रहे हैं। ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है? कि पार्लियामेंट के पास जो पावर होती है, पावर ऑफ लेजिस्लेशन किसी मैटर पे। आपको पता है कि जो सब्जेक्ट मैटर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब्जेक्ट मैटर जिन पर लॉज बनाए जाते हैं, जैसे एजुकेशन, एग्रीकल्चर, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, या लॉ एंड ऑर्डर हो गया, फॉर एग्जांपल लैंड हो गया, तो ये क्या हो गए? सब्जेक्ट मैटर हो गए जिन पर लॉज बनाए जाते हैं। तो इनको 3 कैटेगरी में, 3 लिस्ट में बांटा गया है। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट एंड तीसरी है कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिस पे यूनियन लॉ बनाता है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट जिस पे स्टेट लॉ बनाता है, जो स्टेट की लेजिस्लेचर्स होती हैं वो। कंकरेंट लिस्ट पे दोनों ही लॉ बना सकते हैं, ऐसे कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं फॉर एग्जांपल। ओके, तो यहाँ पर आप जो आर्टिकल 249 है वो राज्यसभा को पावर देता है कि अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन लाती है और उसे 2/3 मेजॉरिटी से पास करा दे, उस रेजोल्यूशन में क्या होगा कि जो स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट मेंशन है उसमें पार्लियामेंट लॉ बनाए। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे एग्रीकल्चर, राइट। तो फॉर एग्जांपल जो स्टेट लिस्ट, वैसे तो स्टेट लिस्ट में रूल्स या लॉ बनाने की पावर किसके पास है? राज्यों के पास है, राइट। राज्यों के लेजिस्लेचर के पास में है। लेकिन राज्यसभा को स्पेशल पावर दी गई है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा जो स्टेट्स हैं वो यूनियन स्टेट है, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है यूनियन लेवल पर। तो राज्यसभा एक रेजोल्यूशन लाती है, 2/3 मेजॉरिटी से पास कराती है, जिसमें ये मेंशन होता है कि स्टेट लिस्ट के पर्टिकुलर मैटर पर हम एम्पावर कर रहे हैं पार्लियामेंट को लॉ बनाने के लिए। ओके, और ये रेजोल्यूशन जब पास हो जाता है तो पार्लियामेंट एम्पावर हो जाती है इस सब्जेक्ट मैटर पर लॉ बनाने के लिए। तो ये स्पेशल पावर हो गई राज्यसभा के पास अंडर आर्टिकल 249। नेक्स्ट है आर्टिकल 312 जो बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएशन को लेकर। अब इसके बारे में स्पेशल पावर किसके पास होती है? राज्यसभा के पास। सो राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर सकती है या पार्लियामेंट को अलाउ कर सकती है टू क्रिएट एन ऑल इंडिया सर्विसेज। ओके, ये स्पेशल पावर हो गई। एंड रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इनिशिएशन होता है, देखो रिमूवल की प्रोसेस में दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन जो फर्स्ट स्टेप होगा,
जो जो उस प्रोसेस को फर्स्ट स्टेप होगा जिसे हम इनिशिएशन कहते हैं, वो राज्यसभा में होगा. सो राज्यसभा अलोन कैन इनिशिएट अ मूव फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट. ओके, तो ये स्पेशल पावर हो गई. तो अब अगर आपने पावर समझ लिया हो और राज्यसभा के साथ कंपैरेटिव स्टडी भी समझ ली हो आपने, तो हम रोल की बात करते हैं कि रोल, जो राज्यसभा है इसका रोल क्या है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है सेफ्टी वॉल ऑफ इंडियाज़ फेडरल पॉलिटी. हम फेडरल मतलब वही जो सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीज़न है. तो जो राज्यसभा होती है ना, ये इस फेडरल पॉलिटी या फेडरेशन के लिए एक सेफ्टी वॉल का काम करती है. क्यों? क्योंकि जब स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से राज्यसभा रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है नेशनल लेवल पर, तो ये फेडरल पॉलिटी को एक तरीके से प्रोटेक्ट कर रही है ना, सेफ गार्ड कर रही है. Okay, so it is very in bicameralism it is very necessary for federal constitution to give representation to the units of federation. Okay, इस तरीके से ये checks and balances रखती है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी के बीच में, और फेडरल टेंशंस को रिड्यूस करने की कोशिश करती है. नेक्स्ट है रिव्यू एंड रीवैल्यूएशन रोल. सो वही ना, मतलब बेसिकली रिविजनरी रोल होता है किसका? आपके राज्यसभा का. सो इट एक्ट एज अ रिविजनरी हाउस टू कीप अ चेक ऑन द हैस्टी लेजिस्लेशन. देखो ये कैसे, क्यों? देखो इसका सिंपल सा बेसिक सा कंसेप्ट ये है कि जो लोकसभा होती है ना, कई बार इसमें पॉपुलिस्ट डिसीजंस लिए जाते हैं. क्यों? क्योंकि जो लोकसभा में कैंडिडेट्स आते हैं, जो हमारे एमपीज आते हैं, वो क्या है, वो डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं. और जब डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं तो वो वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलेंगे. सिंपल सी बात है ये, राइट? वो पॉलिटिक्स करेंगे वहाँ पर. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के इंटरेस्ट को सर्व करने की कोशिश करेंगे, या वोट बैंक या पोलराइजेशन ऑफ वोट्स का कंसेप्ट वो वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे. और इसके लिए वो ऐसे लेजिस्लेशन लाएंगे जो उनको उनके फेवर में होगा, जो नेक्स्ट टाइम फिर से उनको गवर्नमेंट बनाने पे हेल्प करेगा बेसिकली. तो जो राज्यसभा है इसको तो ऐसा कोई डाउट वो तो है नहीं कि भाई हमें डायरेक्ट इलेक्शन लड़ना है, पॉपुलिस्ट डिसीजन लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें. ओके, तो इस चीज़ पे चेक रखती है कि लोकसभा कहीं पॉपुलिस्ट डिसीजन तो नहीं ले रही है. कोशिश ये करती है राज्यसभा की लोकसभा जो भी लेजिस्लेशन बनाए वो नेशनल इंटरेस्ट पे हो, कॉमन गुड पे हो, ओवरऑल सोसाइटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करे. गेटिंग इट? सो आपका जो लोअर हाउस होता है वो पॉपुलिस्ट प्रेशर में आकर डिसीजन ना ले, इस पर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है राज्यसभा के द्वारा. ओके, सो राज्यसभा बेसिकली प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ द डे एक्सरसाइजिंग अथॉरिटेरियनिज्म. पता चला जो लोकसभा में जो मेजॉरिटी में पॉलिटिकल पार्टी है उसने गवर्नमेंट बनाई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पीएम, तो हो सकता है कि वो अथॉरिटेरियनिज्म या अथॉरिटेरियन तरीके से रूल ना करें कि अपनी मनमर्जी चलाएं या कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल्स के इंटरेस्ट को सर्व करें. ये चीज़ को ध्यान रखा जाता है यहाँ पर, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है राज्यसभा. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है राज्यसभा का, इट इज़ अ डेलिबरेटिव बॉडी. डेलिबरेशन मतलब डिस्कशन, डिबेट, या यू कैन से दैट कम्युनिकेशन. ओके, सो पार्लियामेंट इज़ नॉट ओनली लेजिस्लेटिव बॉडी, राइट, कि जो लेजिस्लेशन कर रही है, लॉ बना रही है. पार्लियामेंट बेसिकली क्या है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर डेलिबरेशन होता है, डिबेट होती है, डिस्कशन होती है. किन मैटर्स पे? पब्लिक इम्पोर्टेंस के मेजर इश्यूज़ पर, जैसे फॉर एग्जांपल करप्शन. दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट इशू फॉर द पब्लिक इम्पोर्टेंस. एजुकेशन, बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, राइट. बहुत सारे पब्लिक इम्पोर्टेंस की चीज़ें होती हैं जिन पर डिस्कशन होता है राज्यसभा में भी. तो राज्यसभा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर पर डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, और इस तरीके से यहाँ पर वॉइस
रेसिस्टेंस होगा, डिसेंट होगा, डिसएग्रीमेंट भी होगा और नए नए आइडियाज़ डेवलप होकर आएंगे। हो सकता है इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी आ जाएं। जब डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, तो एक तरीके से ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, राइट। जब ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है तो उस डिबेट एंड डिस्कशन में हो सकता है कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन आ जाएं जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मेजर इश्यूज़ हैं उसके लिए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटिंग द वल्नरेबल सेक्शंस, जैसे कि वुमेन, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, एथनिक एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स, जिनको मतलब एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में नहीं, इतना एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन मिलता है इन पीपल्स को जितना कि इन्हें राज्यसभा में मिलता है। ओके, सो रिप्रेजेंटिंग द वल्नरेबल सेक्शंस जैसे कि वुमेन, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं दैट इज़ अ इनडायरेक्ट प्रोसेस। राज्यसभा का इलेक्शन भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कभी हम इसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो राज्यसभा का इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये पूरा मेथड है राज्यसभा के इलेक्शन का। ओके, और इस तरीके से यहाँ पर चांस और जो रिप्रेजेंटेशन मेथड है बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये ऐसा इलेक्शन मेथड है जो माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने राज्यसभा में यही इलेक्शन मेथड अडॉप्ट किया है, तो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने के चांसेस या प्रोबेबिलिटी हाई होती है। और इस तरीके से जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनको भी मौका मिलता है नेशंस की लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने का। सो माइनॉरिटीज़ या वल्नरेबल सेक्शंस का भी इन्वॉल्वमेंट या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है राज्यसभा। ओके, तो ये हो गया। ओके, हाँ, ओके, तो अभी हमने रोल समझ लिया काफ़ी इम्पोर्टेंट तरीके से। अभी नेक्स्ट है इश्यूज़ या चैलेंजेस क्या है राज्यसभा के सामने। रिसेंट में एक डिबेट चलती है कि जो राज्यसभा का रोल है ना वो इनइफेक्टिव हो रहा है। ओके, तो अभी लोग कहते हैं कि इररिलेवेंट हो गया राज्यसभा की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसी डिबेट आपको सुनने को मिलेगी। तो ऐसी डिबेट्स क्यों चल रही हैं? कुछ तो चैलेंजेस फेस कर रहा होगा राज्यसभा, तभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो पहला हो गया नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट। कुछ स्कॉलर्स या एक्सपर्ट कहते हैं कि जो राज्यसभा है वो वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन स्टेट को किस आधार पर मिल रहा है? पॉपुलेशन के आधार पर मिल रहा है। भाई जैसे आप देखें उत्तर प्रदेश, ये मान लीजिए यूपी हो गया, वहीं दूसरी जगह पर कोई छोटा स्टेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल गोवा हो गया। ओके, या जो दूसरे स्टेट्स हो गए जैसे कि फॉर एग्जांपल हरियाणा, ओके, तेलंगाना। तो यहाँ पर यूपी की सीट्स जो होंगी राज्यसभा में वो ज़्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो राज्यसभा में स्टेट को रिप्रेजेंटेशन किस आधार पर मिलता है? इन प्रपोर्शन टू देयर रिलेटिव पॉपुलेशन। और इस आधार पर आप देखेंगे कि जो स्पेशली साउथ इंडियन स्टेट्स हैं ना, वो एलिगेशन लगाते हैं कि ये तो गलत हो गया ना, साउथ इंडियन स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया है, ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं ताकि वो पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर सकें। तो ये तो गुड चीज़ें थी, ये तो सेंटर की भी पॉलिसी थी कि हम, ये नेशनल पॉलिसी थी ना कि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। तो साउथ इंडियन ने इस पॉलिसी को इफ़ेक्टिव किया, लेकिन इन्हें रिवॉर्ड में क्या मिला? कुछ नहीं, उल्टा इन्हें नुकसान हो रहा है कि हमने अपनी पॉपुलेशन कम कर ली, तो जो हमें नंबर ऑफ़ सीट्स राज्यसभा में मिल रही हैं वो कम मिल रही हैं इन कंपैरिजन टू दोज स्टेट्स जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो साउथ इंडियन स्टेट कहते हैं कि इसमें हमारी क्या गलती है, हमने तो वही जो पॉलिसीज़ थी उनको इफ़ेक्टिवली लागू किया। जो मान लीजिए यूपी, बिहार हो गए या एमपी हो गए, जो जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ह्यूज है, इन स्टेट्स ने कोई ऐसे एक्शंस नहीं लिए, पॉलिसीज़ को इफ़ेक्टिव तरीके से लागू नहीं किया, इसलिए लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। बट इनमें नुकसान कहाँ है इनका? इन्हें तो फ़ायदा ही है कि राज्यसभा में ज़्यादा नंबर ऑफ़ सीट्स मिल रही हैं। तो इस तरीके से जो नो इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट है, ये एक प्रॉब्लम बनता है और इसमें लोग इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। ओके, आप देखेंगे कि जो यूएसए है वहाँ पर भी फेडरेशन है,
ओके, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवीज़न है। तो यूएस में यूनियन लेवल पर जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन है वो इक्वल है। कैन यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि पर स्टेट नंबर ऑफ सीट्स कितनी है यूएसए में, जो फेडरल यूनिट्स हैं उनकी, और इंडिया में ये इक्वल ना होकर रिलेटिव पॉपुलेशन पर बेस्ड है, तो इस आधार पर इसे क्रिटिसाइज किया जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट एरिया है बाई पासिंग द राज्यसभा। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर राज्यसभा को बाईपास कर दिया जाता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस से। मतलब बाईपास कैसे करेंगे, देखो लॉ बनाने के लिए दोनों हाउस से बिल पास होना चाहिए तभी वो एक्ट बनेगा। दोनों पहले मान लीजिए लोकसभा में आया या राज्यसभा में, किसी में भी आ सकता है, वहाँ से जाके दूसरे हाउस में जाएगा और उसके बाद से दोनों हाउसेस से जब पास हो जाएगा तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा साइन होने के लिए, तब वो जाकर एक्ट बनेगा। ओके, तो लेकिन कई बार क्या होते हैं, जो लोकसभा को अगर लग रहा है कि राज्यसभा में उनकी मेजॉरिटी नहीं है, कोई बिल पास नहीं हो पाएगा, और वो बिल का नेचर क्या हो सकता है फॉर एग्जांपल पॉपुलिस्ट डिसीजन हो सकता है कोई, ओके, तो राज्यसभा में भी उसे ना पास करें या वहाँ पर डिले हो या उसमें करेक्शंस हो, तो राज्यसभा जो रूलिंग पार्टी होती है वो कोशिश करती है कि हम राज्यसभा को बाईपास कर दें। अब ये कई तरीके से किया जा सकता है, या तो वो ऑर्डिनेंसेस ला देंगे। ऑर्डिनेंसेस कब लाए जाते हैं, जब दोनों हाउसेस सेशन में नहीं होते हैं। ओके, सो ऑर्डिनेंसेस ला देंगे, उस आधार पर वो उस मैटर पर लॉ बनाकर काम करते रहेंगे और उन ऑर्डिनेंसेस को बार बार रिन्यू किया जाएगा। तो ये इस तरीके से बाईपास करने की कोशिश की जाती है। ओके, और हाँ, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और आती है कि जो ऑर्डरली बिल्स होते हैं कई बार उनको मनी बिल्स के साथ साथ पास करा दिया जाता है, ताकि मनी बिल में राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर होती हैं और इस तरीके से राज्यसभा को यहाँ पर प्लस पॉइंट मिल जाता है राज्यसभा को बाईपास करने के लिए। नेक्स्ट है अंडरमाइनिंग द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द राज्यसभा। अब ये कैसे, देखो राज्यसभा में जो पर्सन का इलेक्शन होता है ना, वो किस आधार पर होता है, इस जो पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट कैन कंटेस्ट द राज्यसभा इलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं, हाँ यूपी का कोई मेंबर है, फॉर एग्जाम्पल यूपी का कोई पॉलिटिकल लीडर है और उसे क्या हुआ कि जो लोकसभा है उसमें वो इलेक्शन हार गया। गेटिंग इट, सिंपल से एग्जाम्पल है, यूपी में हमारे पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ और एक पॉलिटिकल लीडर था कोई बहुत ही पॉपुलर, जिसके पास खूब मनी थी, फेमस था, बट वो यूपी से इलेक्शन लड़ा लोकसभा का, बट वो हार गया। तो रूलिंग पार्टी क्या करेगी, इस हारे हुए कैंडिडेट को, फॉर एग्जांपल यूपी नहीं एमपी में उनके पास राज्यसभा की सीट खाली हो रही है रूलिंग पार्टी के, तो वो क्या करेंगे, इस पॉलिटिकल लीडर को एमपी के स्टेट से राज्यसभा का मेंबर बनाकर भेजेंगे। नहीं समझ में आया आपको भी? तो सिंपल से ये है कि यहाँ पर कोशिश उन लीडर्स को राज्यसभा में लाने की कोशिश की जाती है जिनको डिफीट मिली हुई होती है लोकसभा में। ओके, तो जो राज्यसभा में मेंबरशिप का क्राइटेरिया है वो पर्टिकुलर स्टेट का नहीं है कि फॉर एग्जांपल यूपी में राज्यसभा की जो सीट्स हैं, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो राज्यसभा में मेंबर्स जाएंगे यूपी के स्टेट से वो यूपी के ही रेजिडेंट होना चाहिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। गेटिंग इट? तो इस तरीके से जो फेडरल कैरेक्टर ऑफ द है उसको अंडरमाइन किया जाता है। इस तरीके से जो राज्यसभा की सीट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है रूलिंग पार्टी के द्वारा टू गेट देयर डिफीटेड कैंडिडेट्स इन द लोकसभा एंड इलेक्टेड इन द राज्यसभा। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि एक पॉलिटिकल लीडर लोकसभा का इलेक्शन हार जाता है, तो जो रूलिंग पार्टी है वो कोशिश करेगी कि देश के किसी राज्य में अगर उसकी राज्यसभा की सीट खाली है तो उसके माध्यम से वो उसे वहाँ पहुँचा दे। इसे बैकडोर एंट्री भी कहते हैं। भाई जब उस कैंडिडेट को जनता ने नहीं पसंद किया, जनता ने वोट नहीं दिया, उसे हरा दिया, तो उसे पॉलिटिकल मैंडेट नहीं, पब्लिक मैंडेट नहीं मिला ना यहाँ पर, तो ये बैकडोर एंट्री कराते हैं ऐसे कैंडिडेट की। ओके, देन लो पार्टिसिपेशन ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स, ये बहुत बड़ा कंसर्न है राज्यसभा के पर्सपेक्टिव से।
जो 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है उनका रेयरली पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है इन द वर्किंग ऑफ द हाउस। ओके, सो वो एज अ ह्यूमन रिसोर्स अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते राज्यसभा में, जबकि वो बहुत रिक्वायर्ड होता है और उनका वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बट रेयरली उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न बन जाता है। अदर लिमिटेशंस हो सकती हैं, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा, राइट, इसका फ़ायदा जो रूलिंग पार्टी है वो उठाती रहती है। देन लिमिटेड रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी, या नो पार्ट इन द एस्टिमेट कमेटी। जो एस्टिमेट्स, ये फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं गाइस, और जो एस्टिमेट कमेटी होती है बेसिकली इसमें सारे के सारे मेंबर्स लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है एस्टीमेट कमेटी पे। ओके, तो ये आपको देखने को मिलेगा कुछ लिमिटेशंस। कंक्लूड करें अगर हम अपने डिस्कशन को, सो राज्यसभा एक मेमोरेबल जर्नी हमने देखी है राज्यसभा की, चाहे वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में हो, चाहे एबिलिटी टू हैंडल द कॉम्प्लेक्स इश्यूज हो इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। सो रिमार्केबल जर्नी रही है, अचीवमेंट्स रहे हैं राज्यसभा को, बहुत ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में राज्यसभा का। लेकिन ये भी देखने की बात है कि जो हमने अभी मैटर्स या जो चैलेंजेस डिस्कस किए हैं वो राज्यसभा की फंक्शनिंग को डिसरप्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बैकडोर एंट्री या नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ द नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, या बाईपासिंग द राज्यसभा। ओके, तो ये डिसरप्ट कर रहे हैं फंक्शनिंग या स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द राज्यसभा। Okay, so Rajya Sabha has remained a vanguard for political and social values, a melting pot of culture and diversity. इतनी सारी प्रॉब्लम्स एंड फ्रिक्शंस एंड द कंसर्न्स होने के बाद भी राज्यसभा एक वेनगार्ड बनी हुई है फॉर द पॉलिटिकल एंड सोशल वैल्यूज़। और जो राज्यसभा है ये रिप्रेजेंट करती है कल्चर एंड डाइवर्सिटी को। क्यों? क्योंकि हमने देखा ना कि राज्यसभा वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी हो जाएगी, वेरियस कल्चर्स हो जाएंगे। सो राज्यसभा बेसिकली इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर एंड डाइवर्सिटी। ओके, सो सवरेन स्टेट, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाए रखने में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है राज्यसभा का, डिस्पाइट दीज चैलेंजेस। सो ये चैलेंजेस को अबॉलिश करने के लिए, इनसे छुटकारा पाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे मेजर्स लेने की ज़रूरत है जो कि राज्यसभा की जो डिग्निटी है, जो ग्लोरी है, या यू कैन से दैट जो रेपुटेटेड पोजीशन है वो उसे वापस दिलाया जा सके। ओके, सो इस तरीके से आप राज्यसभा पर ये आंसर लिख सकते हैं एंड आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा वेरियस पॉइंट्स। और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर रोल ऑफ राज्यसभा से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस तरीके के फ्लो चार्ट को ड्रॉ करना अपने एग्जाम्स में टू गेन द एक्स्ट्रा मार्क्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी चैनल अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो, एंड मुझे कमेंट ज़रूर करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। So thank you so much guys. See you in the next video. Bye bye. Take care. Keep learning. Keep exploring.